हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, वाइस मार्शल एस के जिंदल साहब और मेजर जनरल अश्वनी सिवाज साहब। वाइस मार्शल साहब, जिंदल साहब का स्वागत है। और हम बात करने जा रहे हैं आज की आगे जनरल रावत के क्या है, सीडीएस की भरपाई कैसे होगी। उससे पहले देखिए आज देश ने उनको कैसे नमन किया और कैसे उनको अंतिम विदाई दी। वाइस मार्शल जिंदल, हम सब समझ रहे हैं, जानते हैं कि जो काम, जो जिम्मेदारी जनरल रावत को दी गई थी उसमें अभी 1 साल का वक्त उनके पास और था और वो बहुत कुछ और अचीव करते, लेकिन बहरहाल ये नियतों को मंजूर था, ये हादसा हुआ, अब काम आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला सवाल देश के सामने ये खड़ा होगा कि हम कैसे चयन करें, किसको चुने देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसकी क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, पहले तो जैसे आप बता रहे, जनरल रावत जैसा व्यक्तित्व तो अभी मिलना बहुत में समय जरूर लगेगा। उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, जिस तरह से उन्होंने तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ा और जो उन्होंने अपनी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में जो सोच उनकी थी, तो उसके लिए अभी बहुत कुछ काम करना भी बाकी है। और जो नए सीडीएस की आप बात कर रहे हैं, एज पर द प्रोसीजर जो नया सीडीएस होगा कि एज मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक होना चाहिए। तो उसमें सिलेक्शन में तीनों चीफ हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। हो सकता है कि जो अभी नेवी के चीफ रिटायर हुए हैं, नेवल चीफ, अभी 15-20 दिन पहले, 10-12 दिन पहले ही हुए हैं, तो हो सकता है उनका नाम भी कंसिडर हो। तो मैं सोचता हूं कि जो अभी प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं वो सबसे सीनियर मोस्ट हैं। अगर प्रेजेंट तीनों चीफ में से किसी को भी चुना जाता है तो वो आर्मी के चीफ होंगे। कि अभी आपने जो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक हमारे रिटायर्ड चीफ जो हैं उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। अब चूंकि सीडीएस की सक्सेशन की कोई परंपरा तो हमारे यहाँ है नहीं, जनरल रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तो इसलिए ये सारा अभी ग्रे एरिया है जिसके बारे में शायद सरकार के पास नॉर्म्स बने हों, लेकिन उसकी जानकारी हम लोगों को फिलहाल नहीं है। और एक बार जरा स्क्रीन पर मैं चाहूंगा वो तस्वीरें भी आए जब अंतिम यात्रा जारी थी जनरल रावत की, और उस वक्त जिस तरीके से दिल्ली के अंदर युवाओं ने दौड़ते हुए जनरल रावत अमर रहें, भारत माता की जय के नारे लगाए। और जनरल सिवाज से उस वक्त भी हम लोग बात कर रहे थे। जनरल साहब, ये तस्वीर जितनी बार आती है वाकई दिल को भर देती है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना जज्बा देश के वासियों ने और खासकर नौजवानों ने जो दिखाया है जनरल रावत के प्रति, देश की सेना के प्रति, इसीलिए भी जनरल रावत की भरपाई और मुश्किल होगी क्योंकि देश ने उन्हें इतना प्यार और सम्मान दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ये भी है। मगर मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट महसूस कर रहा हूं कि जिस प्रकार से देश के एक सेना के प्रति प्यार, मोहब्बत और एक रिस्पेक्ट है, वो काबिले तारीफ है। वो इतना हमें लगता नहीं था। तो इससे क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और हमें लगता है कि देशवासियों को जितना हमारे पर विश्वास है, हमें उससे भी ज्यादा काम करना है। और जिस प्रकार से ये मैं मानता हूं जनरल रावत की जो एक छवि थी, एक बहुत अच्छी छवि बन गई थी। एक वो दबंग लीडर थे और वो मिस नहीं करते थे, वो स्टेटस को चैलेंज करके। जिस प्रकार से उन्होंने चीन के बारे में बोला, कोई ज्यादातर लीडर चुप रहते हैं और मुझे लगता है जॉर्ज फर्नांडिस के बाद ये पहले मिलिट्री लीडर हैं जिन्होंने ये बोला कि चीन एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे ज्यादा थ्रेट है। और इसके बाद जो ये कार्रवाई कर रहे थे सीडीएस बनने के बाद, वो एक काबिले तारीफ थी। एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। पहले सीडीएस थे, उसके लिए रोड मैप बनाना कि किस प्रकार से आप थिएटराइजेशन करेंगे, किस प्रकार से आप मॉडर्नाइजेशन करेंगे डिफेंस फोर्सेस, और उससे पहले कैसे जॉइंटमैनशिप लाएंगे, और उसके बाद आप इंडिजनाइजेशन करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम यूं तो एक ही
सेना के हिस्सा हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी में हम इकट्ठे ही हैं, मगर जब हम आ जाते हैं तो हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो हैं हम वेस्ट होते हैं। जिस प्रकार से लॉजिस्टिक एयरफोर्स के पास भी, आर्मी के पास भी, नेवी का उसका तालमेल नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम तीनों के पास अलग अलग है। तो ऐसे में जिस प्रकार से जनरल रावत की छवि थी, उनको तीनों चीफ को लेके चले, थिएटराइजेशन जो कि एक बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था कि होना मुश्किल है, उसमें तालमेल आता गया। धीरे धीरे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इस बात को मानने को तैयार हो गए कि हाँ सर, थिएटराइजेशन की जरूरत है और इसको हम कुछ ले दे के एक ऐसा मॉडल बनाएं जो आने वाली लड़ाई के लिए हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी लड़े इकट्ठे मिलके और एक रिजल्ट हासिल करे। तो ये एक बड़े काबिले तारीफ, और उन्होंने एक बहुत अच्छा रोड मैप बना दिया था, एक एसओपी होगी थी और उसके ऊपर माइलस्टोन लगा दिए हैं। तो मैं मालूम है कि उन्होंने 2 साल में काफी कुछ काम किया और काफी कुछ काम अभी बाकी है, वो भी होना है, वो होगा। पर सच्चाई ये है कि उन्होंने एक तालमेल बनाया, तीनों को साथ लेकर चले और उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और ये थिएटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और इंडियनाइजेशन में काफी काम जितने हुआ भी है। टर्म्स आप यूज कर रहे हैं जनरल साहब, में हम लोग अब 2 और मेहमान जुड़ गए, पहले उनका मैं स्वागत कर लूं, अपनी बात पूरी करता हूं। फिर हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड कपिल काक साहब भी जुड़ गए। काक साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ मेरे जनरल संजय मेस्टन भी जुड़ गए। जनरल साहब, आपका भी स्वागत है। जो बातें अभी जनरल सिबाच आप कह रहे थे, आपसे पहले वाइस मार्शल जिंदल साहब भी कह रहे थे, सीडीएस का मैंडेट क्या होता है, उसमें उस पर कितना काम कर चुके थे जनरल रावत और क्या काम करना बाकी था, ये हम डिटेल में आप लोगों के साथ समझना चाहते हैं और कोशिश, उम्मीद ये करता हूं कि आप हमको सरल भाषा में, मेरे जैसे लेमैन आदमी को समझ में आए, हमको ऐसे हम समझाएंगे। लेकिन काक साहब, उससे पहले यह सवाल है कि क्या ये इस पद पर अगले व्यक्ति के चयन की कोई नियत प्रक्रिया है? हमें मालूम है कि अगले व्यक्ति का चयन कैसे होना है और वो कौन होगा? नहीं, कोई मालूम नहीं है, मगर देखिए ऐसे इस वक्त शौक का माहौल है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि अब उनके पार्थिव शरीर को हमने क्रेमेट किया है, सारे देश ने एक जज्बा दिखाया है, इमोशन दिखाया है, प्यार दिखाया है उनके लिए, उसमें कोई शक नहीं है। बड़ी आला दर्जे के वो लीडर थे। तो ये तो एक बात है। दूसरी है कि जो आपने पूछा है कि मुझे लगता है 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में ये निर्णय लिया जाएगा। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स ये हैं कि देखिए, ये पहला थिएटर, ये मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक अपॉइंटमेंट रहा है। इसके लिए कोई रूल्स वगैरह थे नहीं, तो उस वक्त उनको बनाया गया कि वो सरकारी एक अनाउंसमेंट से, सूचना से और लिखित दे दिया है। वो 3 हैटें पहनेंगे। आपने कहा सरल तरीके से समझाइए। वो सरल तरीका ये है कि एक तो ये जो जॉइंटमैनशिप है, एकजुटता है तीनों सेनाओं की, उसको 2001 से जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था कारगिल युद्ध पे, उस पर सबसे बड़ी एम्फेसिस दी गई है, सबसे बड़ी महत्व दिखाया है उसमें कि जॉइंटमैनशिप बढ़नी चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है, उस जॉइंटमैनशिप में तीनों सेनाएं बिल्कुल सहमत हैं कि हमें जॉइंटमैनशिप को बढ़ाना है। दूसरा, जो हमारे परमाणु शस्त्र हैं उसको लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सीडीएस बनाएंगे। तीसरा, वो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होंगे सरकार को। तीसरे पॉइंट के साथ मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस हमें जंग के मौके पे ये उचित नहीं है। अगर हमारी देश की सुरक्षा के लिए, देश की दिफा के लिए, डिफेंस के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी क्यों है, वो कमेटी क्यों है जी? क्योंकि अलग अलग विचार आते हैं। अगर एक इतनी खतरनाक सूरत हाल आती है, स्थिति आती है, तो 1 पॉइंट एडवाइस पर ठीक नहीं होगा। ये तो तीनों को मिलना चाहिए। चौथी बात, ये तो खैर मेरी राय है, मैं इसके लिए बहस करने के लिए तैयार हूं। चौथी बात जो है वो ये थिएटर को बनाने के लिए सरकार ने इनको एक चौथा पॉइंट ऐड किया है, जो ओरिजिनली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट में जो अडवाणी साहब उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो मौजूद नहीं था।
ये इसमें कोई शक नहीं है, सब तीनों सेनाएं सहमत हैं, मगर जहां तक कि एयरफोर्स की राय है, जहां तक मुझे मालूम है, उनकी राय थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि देखिए एयरफोर्स जो है, एक तो हमारे पास 43 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन है, वो होने चाहिए। सैंक्शन स्ट्रेंथ तो 45 की है, तो मगर इस वक्त हमारे पास 30 स्क्वाड्रन है। अगर वैसे भी आपकी स्क्वाड्रनों की कमी है, तो अगर आप ये अलग अलग थिएटर्स में थोड़ा थोड़ा बांट लें, तो जो आपको फोर्स अप्लाई करने पड़े जब भी युद्ध हो, जैसे भी युद्ध हो, तो आपके लिए ये बड़ी कमजोरी बना सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीफ जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो नहीं कह रहे हैं, मगर पिछले 20 वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वो कहते आ रहे हैं कि देखिए जब आप फोर्स एप्लीकेशन करते हैं, एयर पावर एप्लीकेशन करते हैं, वो नेशनल लेवल पे होता है, उस पे एयर डोमिनेंस के मिशन होते हैं, उस पर ईंधन भरने का मिशन होता है, उस पे एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है। वो एक ही तरह से मिलजुल के उसको मिलाना पड़ता है। वो एक ही सेना कर सकती है, वायुसेना के अध्यक्ष। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कल युद्ध में कोई मुश्किल आए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री की होगी, वायुसेना अध्यक्ष की नहीं होगी। ये मेरी राय है। मुझे कोई शक नहीं है कि जो नए सीडीएस होंगे, वो जो एयरफोर्स की रिजर्वेशंस हैं उनको अपनी कैलकुलस में लाएंगे और उसी हिसाब से सरकार के सामने एक थिएटराइजेशन प्लान बना सकते हैं। जी सर, अभी जो आपने बात बताई काक साहब, अब सवाल इससे ये भी उठेगा कि क्या जनरल रावत के टर्म में इसका कोई समाधान ढूंढा गया या इस पर बात आगे की गई, और थिएटराइजेशन हमारी सारी फोर्सेस की आम सहमति से ही होने जा रहा है या नहीं, और इस लफ्ज का थिएटराइजेशन का या थिएटर का भी एक सरल मैं चाहूंगा कि हमें मतलब भी आप लोग समझाएं। लेकिन मैं जनरल मैस्टन के पास ये सारी बातें करने से पहले, चूंकि मैं जानता हूं कि जनरल मैस्टन का एक लॉन्ग एसोसिएशन रहा है जनरल रावत के साथ, वैसे तो पूरे देश के लिए, आप सबके लिए, हम सब के लिए ये एक ऐसा लॉस है जो जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन जनरल मैस्टन, आप उनको लंबे अरसे से जानते रहे, आप अगर कुछ कहना चाहें उनके बारे में, हमें कुछ बताना चाहें उनके बारे में। सौरभ, मैं यही बताना चाहूंगा कि जब वो आर्मी कमांडर थे पूरे सदर्न कमांड के, मैं उनका एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर था, मेरे अंडर में पूरा ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स था सदर्न कमांड का। मैंने जनरल रावत को बहुत क्लोजली उनके साथ ऑब्वियसली फिर बहुत काम किया, और तकरीबन दिन में कई बार हमारी 1-to-1 मीटिंग्स होती थी, और काफी सेंसिटिव इश्यूज भी मेरे को डील करने थे। ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स तो था ही, लेकिन साथ साथ सदर्न कमांड वो कमांड है जहां पर 7,50,000 एकर्स तो लैंड है हमारा आर्मी का, और ये बहुत प्राइम लोकेशंस में है, क्योंकि सबसे अच्छे स्टेशन जनरली सदर्न कमांड में माने जाते हैं, उदाहरण बेंगलोर, पूना, बॉम्बे वगैरह वगैरह। साथ ही मेरे को वर्क्स डील करना था, क्योंकि सदर्न कमांड सबसे बड़ा कमांड हो जाता है जहां पर 53 मिलिट्री स्टेशन और कैंटोनमेंट्स थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। अब मैं जनरल रावत के साथ जब डील करता था, तो ये सेंसिटिव काम में थोड़े बड़े ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके पे ऑफ्स और उसके रिपरकशंस बहुत हो सकते हैं, जैसे आदर्श केस भी था, मैं डील कर रहा था। तो क्या है कि हमने ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया, और जो मेरे सजेशंस होते थे जनरल साहब उसको अच्छी तरह सुनते थे। और सबसे अच्छी बात थी कि मेरे को 1 मिनट से कम ज्यादा नहीं लगता था उनको समझाने में, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी थी और साथ ही उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी थी। तो उनके टाइम पे काम ऐसे ज्यादा होने लगा कि मेरे अंडर में जो सबॉर्डिनेट स्टाफ था, जो मेरे अंडर ब्रिगेडियर और कर्नल से, वो बोलने लगे सर काम में मजा आ रहा है। काम में मजा जब आता है जब लीडर को आपके ऊपर फेथ है, आपका कॉन्फिडेंस लीडर पे है, और इस प्रकार हमारी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग और रैपो हो गई। और साथ ही क्योंकि इसमें ग्राउंड में जाना पड़ता है, तो जनरल रावत में एक वो था कि वो ग्राउंड में बहुत जाते थे, हर जगह, ऑफिस में कम बैठते थे, क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाइए, और आर्मी की एक कहावत है, 1 look on the ground is worth 1,000 reports। तो वो he used to see all this on ground, and therefore because of that ये सारी चीजें जो हुई है,
उनकी एक जो विजन थी मैंने बहुत क्लोजली देखी है। साथ ही फिर एक और चीज देखी, क्योंकि एयर मार्शल काक ने अभी बताया, बहुत एक अहमियत वाली चीज बताई है, जो ट्राइब सर्विसेज का ट्रू कंसेप्ट है वो सदर्न कमांड में है। कारण ये है कि सदर्न कमांड में नेवी की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है, वो वही है पूरे कोस्टल एरिया में, और वो सब सदर्न कमांड के साथ उनका ताल्लुकात है। तो जो ज्वाइंटमैनशिप मैंने वहां देखी जनरल रावत के अंडर में आर्मी कमांडर, और जिस प्रकार उन्होंने कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वो देख के कि इनके अंदर एक कितनी सोच विचार है। दूसरा, मैं अफगानिस्तान में था तो उन्होंने मेरी एक्सपर्टीज को यूज किया। उन्होंने मेरे को एक बोला प्रेजेंटेशन सुनिए, मतलब मेरी एक प्रेजेंटेशन उन्होंने सुनी और काफी ऑफिसर्स को बुलाया, और फिर उसके बाद उनको लगा कि इस प्रेजेंटेशन से कुछ देश का फायदा हो सकता है। उन्होंने मेरे को दिल्ली भेजा, आर्मी चीफ को 1-to-1 बात करके कि ये प्रेजेंटेशन आप सुनिए। और जिस दिन वो चीफ बने इंडियन आर्मी के, 3 दिन पहले अनाउंस हो गया था, उन्होंने मेरे को फोन करके खुद फोन किया, संजय कम ओवर टू दिल्ली ऑन 1st। और 1st को जैसे वो चीफ बने, उनके लिए तो कितनी खुशी का दिन होगा, और उस समय तो घर में इतनी सेलिब्रेशन होएगी। पर मेरे को हैरानी हुई, उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया, लंच मैंने उनके साथ ऑफिस खाया, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा दिन था। और रात को हम दोनों NSA साहब के पास गए, अजीत दोवल साहब के पास। कहने का मतलब है उस दिन टेक ओवर किए और उनको नेशनल इंटरेस्ट सामने दिख रहा था। तो ये है उनकी प्रोफेशनल चीजें जो मैंने आपको बताई। साथ ही एक ह्यूमन क्वालिटी, जनरल रावत एंड मिसेस रावत वर बोथ सच हम्बल पीपल, क्योंकि मैंने जब भी उनको देखा वो हंसमुख रहते थे और कुछ भी आप जाके बात कर सकते थे, और सबके साथ वो कनेक्ट हो जाते थे। वहां आम जनता के साथ भी कनेक्ट हो जाते थे, जिसको भी हो वो मिल लेते थे, चाहे वो DG पुलिस हो, एम्बेसडर वहां पर थे हमारे चाइना के उस समय, विजय गोखले जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। मतलब उनके पास ये बहुत अच्छी एक हैबिट थी कनेक्टिविटी के, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ, वहां जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, और वहीं पूना में नहीं, पूरे सदर्न कमांड के स्टेशन में। तो उनके टाइम पे, और अपने डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर साहब थे, वो आते थे, तो जो मैंने उनकी एक बॉन्डिंग देखी बहुत अच्छी थी। तो सारी उनकी जो क्वालिटीज है, इतनी अच्छी क्वालिटीज थी कि मेरे एक दिन निकल पड़ा अपने आप ही। उस समय तकरीबन 4-5 महीने नए चीफ की अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी। मैंने कहा सर आपको चीफ बनना चाहिए। वो बोलते संजय हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 सीनियर हैं। मैं कहा सर होगा। पता नहीं वो कैसे हुआ, और जिस दिन हुआ तो उन्होंने फिर हम दोनों ने बात की, तो हमें इतनी खुशी हुई। तो जनरल रावत was an outstanding general. He was a gem of a person, and I would like to say he is a Bharat Ratan. The nation ने आज बहुत बड़ा व्यक्ति खोया है, बहुत बड़ा लीडर खोया, और उसका सबूत आज हम सब ने देखा है कि जो सिविल लोग थे, आज जो सिविलियन पॉपुलेशन थे, वो किस तरह आकर्षित थे, अट्रैक्टेड थे उनकी तरफ। और वो ना तो पॉलिटिकल लीडर है, ना कोई पॉलिटिकल रैलीज अटेंड की है, बिना बात किए हुए आज पूरा देश आ गया। और हम सब जितने यहाँ फौजीज आपके सामने हैं, हम सबको फक्र हो रहा है कि उनकी इस जो भी ये बहुत आकस्मिक डेथ हुई है, आज की तारीख में पूरा नेशन यूनाइटेड है। और आप देखिए आर्म फोर्सेस की इमेज और ऊपर बढ़ गई है, और अब तो मेरे को लगता है कि जो यूथ है वो आर्म फोर्सेस के लिए इतना अट्रैक्टेड होगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज उन्हें पता चला है वेलर और सैक्रिफाइस कंट्री क्या होती है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। अच्छा, हम लोग आज जब से शाम से उनको श्रद्धांजलि देने की जब सिलसिला शुरू हुआ, जब लोग सड़कों पर उतरे, तब से आप लोगों में से कईयों से तब पहले भी बात हुई, तो बहुत से लोगों ने हैरानी जताई कि जैसे आपको लगा नहीं था कि इतना आउटपोर ऑफ ग्रीफ लोगों की तरफ से, या ऐसा सम्मान और प्यार दिखाया जाएगा आम जन की तरफ से। लेकिन मैं एक सिविलियन के नाते कह सकता हूं, ये जज्बा हिंदुस्तान के नागरिक के मन में आप सैनिकों के लिए, देश की सेनाओं के लिए हमेशा से है, और वो बढ़ ही रहा है दिन ब दिन, वो कभी कम नहीं हो सकता। अब जो बातें जनरल मेस्टर ने भी बताई है, जिंदल साहब शख्सियत के बारे में जनरल रावत की, जरूर ये उनकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स काम आए जब वो CDS का काम कर रहे थे। जितना हम समझते हैं वो एक बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग काम इसलिए भी है क्योंकि तीनों सेनाओं का अपना अपना एक आत्मसम्मान भी है, तीनों के प्रमुख जो हैं वो अलग अलग होते हैं, सबका ओहदा बराबर है, उनके मैंडेट भी कुछ हद तक अलग अलग हैं। तो ऐसे में वो जो व्यक्ति उस पद पर हो, उसमें किन खूबियों की दरकार होती है? बिल्कुल जैसे आपने सोचा,
सबसे बड़ी जो तीनों सर्विसेज आप एयर मार्शल कॉक बता रहे थे कि कुछ डिफरेंसेस है एयरफोर्स और नेवी के अंदर, जैसे थिएटर कमांड बनाने के। पहले मैं आपको थिएटर कमांड के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं जरूर कि ये आज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर 17 कमांड्स हैं, 17 कमांड जैसे है 17। उसमें से इनका बेसिक एम जो जनरल रावत उनका चाहते थे कि 3 कमांड हो, ईस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड और नॉर्दर्न एयर कमांड, ताकि जितनी तीनों सर्विसेज के फोर्सेस को बांट के, जैसे अभी जनरल साहब भी बोल रहे थे कि ईस्टर्न सेक्टर में सदर्न एयर कमांड के अंदर तीनों सर्विसेज का काफी आपस में मेल है और वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये थिएटर कमांड का तो ये इशू चल रहा था, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं जो सर एक मिनट, ये जो थिएटर कमांड है इसका मतलब क्या हुआ कि एक कमांड के अंदर हमारी तीनों सेवाएं वो इंटीग्रेट होकर के काम करेंगी, उनके रिसोर्सेज जो होंगे वो कॉमन रिसोर्सेज होंगे? थोड़ा और अगर सरल भाषा में हमको बताएं। बिल्कुल इसी तरह से बताया, 3 कमांड के अंदर तीनों सर्विसेज की जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे सदर्न कमांड है उसमें कितनी फोर्सेज चाहिए उसके हिसाब से वो बटेंगी। तो जब भी कोई इशू आता है सदर्न कमांड में या नॉर्दर्न कमांड के अंदर, तो उसमें वो फोर्सेज आपस में वो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और बाकी अदर दूसरी फोर्सेज भी उसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं, जैसे काक साहब बता रहे थे, क्लैरिटी नहीं है, ज्वाइंट इनकी आपस के अंदर कमांड मेंबरशिप करने का है, तो वो टाइम लगेगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें काफी इश्यूज हैं। अभी जैसे एयरफोर्स ले लीजिए, एयरफोर्स की अपनी वेस्टर्न एयर कमांड है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है, ईस्टर्न एयर कमांड है, सदर्न एयर कमांड है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल इन देयर ओन एरियाज, तो वहां पर डिवाइड की जाती है। इसी तरह जब आर्मी की डिफरेंट कमांड्स हैं, सबको मिलके आप 3 कमांड में बांट देंगे तो उसमें काफी इश्यूज आने वाले हैं। तो जो आप सोच रहे हैं कि नया सीडीएस जो आएगा, वो अब ये सब इश्यू उनको इसी जो जितने भी इनके आपस में तीनों सर्विसेज को कैसे कोऑर्डिनेट करके तीनों के विचार अपने विचारों के साथ उनको साथ में लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और मैं समझता हूं कि जैसे इन्होंने जनरल रावत साहब ने सारी तीनों सर्विसेज को आपस में कमांड में किया, और जो आपने देखा कि कैसे पिछले 5 साल से जो उन्होंने किया तीनों सर्विसेज को, तो सेना बहुत ही जी। जुनूद साहब का वीडियो लिंक ब्रेक हो गया है। मैं सिवाज साहब आपके पास आ रहा हूं मैं, लेकिन काक साहब का एक कमेंट, क्योंकि इस चर्चा को उन्होंने शुरू किया अभी। तो काक साहब, हम इस काम में आगे कितना बढ़ पाए हैं अभी तक? ये सामंजस्य बैठाने में तीनों सेनाओं में हम कितना कामयाब हुए हैं? देखिए, पहली बात जो कामयाबी है उसका कोई नंबर नहीं दिया जा सकता है। अभी तक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारी आज़ादी के बाद, 70-72 साल के बाद स्टडीज चली हैं क्या होगा कैसे होगा। जॉइंटमैनशिप में काफ़ी फर्क आया है, उस पर कोई शक नहीं है, और सिर्फ थिएटर कमांड्स में प्रॉब्लम रहेगी। जैसे मेरे दोनों मित्रों ने कहा है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। जब हम अमेरिका में थिएटर कमांड्स बने तो वो एक पार्लियामेंट, वहां पे पार्लियामेंट ने एक निकल्स गोल्ड वाटर एक्ट पास किया। जब तक इसको राजनीतिक ऑथराइजेशन ना हो तो ये प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री की बात से थिएटर कमांड्स बन नहीं सकती हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। इसके लिए आपको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। जब तक आपकी राजनीतिक अप्रूवल ना हो, इस पे डिबेट ना हो, जो कोई भी मुद्दे हैं लाए गए हैं, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, ये सब मुद्दे पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट में बहस होगी, और उसके बाद जो पार्लियामेंट निर्णय लेगी वो सब सर्विसेज को मंजूर होने की उसमें कोई शक नहीं रहेगा। तो ये तो पहली बात है। दूसरा जो आपने कहा है, ये अभी बात हुई है कि 17 कमांड्स हैं तो हम इसको 3 कमांड्स बनाएंगे। देखिए, जहां आपकी एक देखिए 1.3 मिलियन 13-14 लाख की संख्या की फौजें हैं। अगर आपको 17 कमांड बनानी पड़े या 12 कमांड बनानी पड़े या 6 बनानी पड़े, वो तो सेकेंडरी मसला है। पहला है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं कि किसी जंग में कोई रनर अप नहीं होता है, या तो आप गोल्ड लेते हैं या तो हारते हैं।
कोई बीच में ब्रॉन्ज मेडल नहीं है। सही बात। तो आपको वो सोचना है कि सबसे बड़ा जो आपका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो चला है या नहीं चला है। मुझे लगता है थोड़ा सा रिफाइनमेंट करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमने 4 युद्ध देखे अभी तक लड़ी हैं, सिर्फ एक युद्ध जब आपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, वही युद्ध है जो हिंदुस्तान ने हारी है 1962 की, और वही अभी तक मैं कहता हूं, मैंने इससे इतने आर्टिकल लिखे हैं, अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल हमारे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया होता, हम शायद जीते नहीं, कम से कम वैसे ह्यूमिलिएटिंग हार जो हमें मिली 62 में वो नहीं होती। तो जो कुछ भी करना है, 4 सरल पॉइंट दूंगा। एक तो संवेदनशील तरीके से, ये नहीं कि मैं सीडीएस हूं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं सीडीएस के पोजीशन से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पास कांटेक्ट है, मैं ये आपको ओवर रूल करूंगा, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात है सेंसिटिविटी दिखानी है, अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। हमने पिछले 70 साल में देखा है जॉइंट वेंचर बिल्कुल बरकरार रही है, वो 65 की युद्ध हो, 71 की, कोई हाँ थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं मुश्किलें आई। 99 की जो कारगिल युद्ध की मुश्किल थी, वो एयरफोर्स आर्मी की युद्ध की मुश्किल नहीं थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। वो एयरफोर्स का इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था, वो आर्मी इंटेलिजेंस का फेलियर था और हमारी राष्ट्रीय इंटेलिजेंस का फेलियर था। और अभी आपने देखिए ईस्टर्न लद्दाख में देखा तो अप्रैल में 2020 में वो चीनी इतने अंदर कैसे घुसे कि किसी भारतीय नागरिक को पता भी नहीं वो कैसे घुसे। हाँ, हमने फिर कमाल की किया है, उसमें रावत साहब को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको एक तरीके से अभी तो हमारे बीच में है नहीं, मगर उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो उन्होंने कैलाश हाइट्स पे चीनियों को इतना सरप्राइज किया, इतनी मतलब उनको शॉक इफेक्ट हुआ, ओवरनाइट हमारी फौजें उन पहाड़ियों पे चढ़ी, तो वो भी, उसमें भी एयरफोर्स का काफी रोल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी अब सीरियस बनेगा कौन, उसके लिए भी हमने संस्थानों के सिद्धांतों पे जाना है, प्रिंसिपल्स पे जाना है। ये नहीं कि रक्षा मंत्री को एक्स बहुत पसंद है, वाई पसंद नहीं है तो एक्स को बनाना है, वो भी गलत होगा। अच्छा, इसको लेकर के काग साहब 1-2 बातें आ रही हैं, मैं कार्यक्रम चंद मिनटों में खत्म होगा, उससे पहले मैं उस सब्जेक्ट पे जरूर आऊंगा, लेकिन एक और कार्यक्रम पे जाना है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अभी दूसरे कार्यक्रम पे जाना है, जो कहना था मैंने। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी सिवाज साहब जोड़ना चाह रहे थे उस बीच में कुछ। हाँ देखो, मैं यही कह रहा था कि जो अभी थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, उसका असली मुद्दा ये है कि जो भी रिसोर्सेज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं वो इकट्ठे यूटिलाइज करे, उसका एक ही कमांडर हो। ये है बेसिक प्रिंसिपल, उसको आपने समझना है कि किस तरीके, जैसे मैरीटाइम कमांड बनेगी आपकी, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, एयरफोर्स की, और जो सदर्न कमांड है, इसका मतलब एक आर्मी कमांडर होगा, वो नेवी का होगा, वो नेवल रिसोर्सेज को भी, आर्मी के रिसोर्सेज भी और एयर पावर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा ऑप्टिमल लेवल पे, जॉइंटमैनशिप। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा मॉडल है, इसके अंदर खामियां हैं, पर बातचीत करके ये खामियां पूरी करनी चाहिए। जिस प्रकार से एयरफोर्स की एक प्रकार से जो पॉइंट है वो भी वाजिद है कि हमारे पास पहले ही रिसोर्सेज कम हैं, हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 30 के करीब हैं, और उनको हम बांट देंगे पेनी पॉकेट्स में, तो फिर हम इसका इस्तेमाल इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एयर पावर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम नहीं लगाती, तो इसको बांटेंगे। ये पॉइंट हैं, ये बैठ के सब, ये जो सीडीएस है ये डिक्टेट नहीं करेगा, ये तीनों को बैठ के एक ऐसा मॉडल बनाएगा जो मॉडल ये नहीं हो कि वो अमेरिका में हुआ या चाइना में या यूके में हुआ तो भारत में चलेगा। भारत में ऐसा मॉडल जो भारत की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, तीनों को साथ लेते हुए एक जॉइंटमैनशिप, एम यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, हम तालमेल इतना नहीं करते जितना होना चाहिए। थिएटराइजेशन का एक ही मकसद है कि जॉइंटमैनशिप आए, जितने भी रिसोर्सेज हैं एक
कमांडर वो उस पर एक्शन ले और तीनों के रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करे। ये प्रिंसिपल के साथ ये थिएटराइजेशन बनना है। मगर उसके अंदर जो कमियां हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट है, जैसे एक सबसे बड़ा पॉइंट है आज 17 आर्मी कमांडर, वो 5 आर्मी कमांडर रह जाएंगे, तो वो उसके अंदर है पॉइंट, मगर आपको बैठ के सोच समझ के करना। दूसरा बात, सौरभ जो बात कर रहे हैं हम कि चीफ अगला जो सीडीएस वो कौन होगा, देखो सच्चाई ये है जो भी सीडीएस हो वो ऐसा लीडर होना चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हो बाकियों से। तो एक फौज के अंदर सीनियरिटी प्रिंसिपल बहुत बड़ा माना जाता है। तो एज ऑन टुडे ऐसा लगता है जब तक नेवल चीफ जो रिटायर हो गए उनको भी कंटेंशन में डालें, मुझे लगता है चांसेस कम है। जो प्रेजेंट 3 चीफ हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट है उसके बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। शिवाज साहब, ये जो आपने भी बात उठाई, इससे पहले भी चर्चा हुई तो यहाँ पर, सोच के जी जिंदल साहब ने भी बात की थी, और मैं आपको बताऊं कि हमें भी हमारे जो डिफेंस एडिटर है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, ऐसी बातें आ रही हैं कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब ये कितनी पुख्ता है अभी नहीं कह सकते कि आप अभी रिसेंटली कोई रिटायर्ड जो चीफ हैं उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने भी कहा और काक साहब ने भी कहा कि इसमें मुद्दा, इसमें क्योंकि वो सारे चीफ्स के मामला सिर्फ चीफ्स का है और उनके साथ सीडीएस बनेंगे, तो इसलिए मेस्टन साहब आपकी समझ से एक जो हमारे यहाँ सीनियरिटी प्रिंसिपल चलता आया है, हालांकि वही सीनियरिटी प्रिंसिपल रावत साहब के मामले में उसको इग्नोर किया गया था, तो वो उस पर चलना चाहिए या कोई डीप सिलेक्शन जिसको कहा जाता है, या एक किसी रिटायर्ड चीफ को भी कंसिडर करना, ये ऑप्शन में होना चाहिए? सौरभ, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से ऑप्शन को लेगी वो तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, सबका अपना अपना विचार है। मैंने भी कल एक चैनल में बोला था कि एडमिरल चावला अभी रिटायर हुए हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है, पर कई लोग बोलते हैं जो सर्विंग चीफ्स है उनमें से लेना चाहिए। पर मैं एक दूसरा मुद्दा उठा दूं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, हम लोग यहाँ इसको डिसाइड नहीं कर सकते। पर जो अभी एयर मार्शल काक ने भी एक ये इश्यू उठाया है और जनरल साहब ने भी, मेरे विचार इसमें इस प्रकार हैं कि देखिए, जॉइंट मैनशिप का पर्पस तो क्लियर है, ये तो सारे स्पीकर से आपको बता दिया है, लेकिन एयरफोर्स की कुछ खूबियां हैं। एयरफोर्स के एक वो इनके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें आप कहीं से भी सेकंड्स के अंदर कहीं से कहीं रीडिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो थिएटर कमांड का कंसेप्ट है, जॉइंटमैनशिप कंसेप्ट बहुत ठीक है, लेकिन क्या हम वो डेडिकेटेड रिसोर्सेज किसी को दे दें, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। पहली बात, हमें एयरफोर्स का रोल समझना पड़ेगा। एयरफोर्स के कुछ मुख्य रोल हैं। सबसे बड़ा रोल है स्ट्रेटेजिक रोल है, मतलब दुश्मन के इलाके में डीप घुस के उनकी टारगेट्स को बम्बार्ड करना, स्ट्रेटेजिक, जिसको बॉम्बिंग बोलते हैं। दूसरा है जब आर्मी लड़ाई करती है या नेवी लड़ाई करती है, उनको क्लोज सपोर्ट देना। क्लोज सपोर्ट में शामिल हो जाता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग, क्योंकि उनके जो रिजर्व्स वगैरह आ रहे होंगे उनकी ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करना, रिजर्व्स को करना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एयर डिफेंस, क्योंकि एयर डिफेंस के रिसोर्सेस इंडियन आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है, बट इक्विपमेंट प्रोफाइल देखते हुए सबसे ज्यादा भारी मात्रा में एयर डिफेंस की काबिलियत एयरफोर्स के अंदर है, क्योंकि उनके रडार्स और उनके जो ग्राउंड बेस्ड रडार्स हैं वो बेटर वर्जन के हैं आर्मी से। और दूसरा, इनके पास एयरक्राफ्ट इस टाइप के हैं जिसका बेसिक रोल है काउंटर एयर डिफेंस। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे ख्याल में, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज में काफी गहराई से जाता हूं, एयरफोर्स एक वो रिसोर्स है जिसको डेडिकेटेड देना अच्छा भी है और खराब भी है। अब मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लिए आपने कुछ रिसोर्सेज एयरफोर्स के एक कमांड को दे दिया, मान लो पूरा वेस्टर्न थिएटर को दे दिया जो पाकिस्तान को डील करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि चाइना के फ्रंट पे जो दूसरी एयरफोर्स के हैं वो आपने दे दिए, वो हो जाएगा, उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी रोल, मतलब वो अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं दे आर डेडिकेटेड टू यू। बट कल अगर चाइना के साथ हमारा फ्रंट नहीं खुलता है तो वो वाले सारे रिसोर्सेज यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसीलिए इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम यूज करेंगे। तो डेडिकेटेड जो वो है उसको हमने समझना है। डेडिकेटेड होंगे, लेकिन किस लिहाज से, क्या वो बिल्कुल उनके अंदर हो जाएंगे और कोई यहाँ से इधर नहीं हिला पाएगा। इसी प्रकार आर्मी में डुअल टास्क फॉर्मेशन होती है।
आज कुछ फॉर्मेशंस हैं जिनका प्राइमरी रोल है वेस्टर्न कमांड में पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा लड़ाई का चांसेस नहीं है और चाइना के साथ हो रहा है तो वो फॉर्मेशंस को उधर मूव किया ये जाएगा। बड़े आर्मी जटिल formations प्रश्न है वेस्टर्न साहब जो आपने समझाया, सिवाज साहब ने बताया, और जो सीडीएस का असल काम क्या है, रोल क्या था और उसकी जरूरत क्यों थी इस पद की, ये आज आप लोगों से बात करके बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आया। अब अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होते हैं ये सरकार तय करेगी जैसा आपने बताया, और यह फैसला जल्द होगा, इतना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल संजय मैस्टन, जनरल अश्विनी सुभाष, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल कपिल काक और एयर वाइस मार्शल एस के जिंदल भी जुड़े। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।